सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपना जो भी मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर प्रेजेंट इन इंडिया? कौन सी इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रखी है धोलावीरा। आप सभी को पता है धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है, तो यस ये इंडिया में है। बनावली आपको पता है कहाँ पे है? हरियाणा में है। आलमगीरपुर ये भी आपने सुना होगा, ये यूपी में एक जगह है। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ आप सभी को पता होगा, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो इसमें से 3 साइट्स तो हैं, ये तो इंडिया में, लेकिन एक पाकिस्तान में है। तो हमें बतानी है इंडिया में कितनी साइट्स प्रेजेंट है। इंडिया में कितनी साइट्स प्रेजेंट है? तो 3 साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, चौथी नहीं है। और फिर ऐसा भी हो सकता था कौन सी साइट जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो ओनली 1 आंसर होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया इसका सी। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? गुरु नानक जी के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है गुरु नानक डिड नॉट बिलीव इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, सो ही विश्ड टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन विच ही नेम्ड एज सिखिज़म। बोल रहे हैं कि जो गुरु नानक जी थे वो हिंदुइज्म और इस्लाम में बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने नया रिलीजन बनाने की विश थी उनकी, और जिन विश भी थी उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा सिखिज़म। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो कभी भी कोई मतलब रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि वो कोई रिलीजन बनाना चाहते थे जिसका नाम उन्होंने सिखिज़म रखा। ठीक है, बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे। सेकंड है ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज़ एंड स्क्रिप्चर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इन्होंने सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट किया, रिचुअल बाथ्स को, इमेज वर्शिप को, इन सबको रिजेक्ट किया। थर्ड है ही आइडेंटिफाई 5 सिम्बल्स, जो ये मतलब जो 5 सिम्बल्स हैं जो 6 करते हैं, जैसे कि अनकट हेयर, डैगर, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ए कॉम्ब एंड स्टील बैंगल, जो मेनली हर एक फॉलोवर को पहननी पड़ती है। तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। तो याद रखना, ये इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए थे। आपने एक नाम सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए थे 5 सिंबल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, अब हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो सेकंड स्टेटमेंट ही है, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट क्या है इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रेखा पीड़ा एंड पीड़ा द्योल एंड खाकरा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ के? आप सभी को पता होगा अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते होगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के जो टेम्पल हैं वे मेनली ऐसे बटे हुए हैं, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ पे। राजा राजा चोला वन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? बोल रहे कि राजा राजा जो चोला वन है वो किससे एसोसिएटेड है? बृहदेश्वर टेम्पल, आप सभी ने सुना होगा, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल जो था वो 1010 AD में राजा राजा चोला ने बनाया था। इसी का दूसरा नाम राजा राजेश्वर टेम्पल भी है। तो ये भी बिल्कुल इन्होंने बनाया था। तिरुमुलाई में जो कंपाइलेशन है मेनली वो भी इन्होंने ही, मतलब इनके टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, इनके टाइम पे हुई थी। तमिल मतलब तमिल पोइट्स के टेक्स्ट थे। ठीक है, कुछ तमिल जैसे कि अपार, संभार, सुंदरार, ये कलेक्ट किए थे और फिर एक कंपाइलेशन में उनको बनाया गया था जिसका नाम थिरुमुरई था। ठीक है, फिर नागापट्टिनम मोनेस्ट्री, बिल्कुल ये भी मेनली उन्हीं के टाइम पे बनी थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं कि राजा राजा चोला के टाइम पे चीज़ हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है नामदेव जी के बारे में। नामदेव, एज पर नामदेव द एटर्नल रियलिटी ब्रह्म इज नाइदर निर्गुण नॉर सगुण। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो नामदेव जी थे ना, उनकी फिलॉसफी में निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों ही एलिमेंट थे। ऐसा नहीं है कि दोनों ही नहीं थे, दोनों ही एलिमेंट प्रेजेंट थे। कैसे थे? वो मानते थे कि जो हमारी जो भगवान है ना वो एक निर्गुण है, समझ रहे हो? जो एटर्नल रियलिटी है उसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, मतलब वो नथिंगनेस है। ठीक है, नथिंगनेस है। और उन्होंने क्या बोला कि
वो जो डाइवाइन है जिसके बारे में भी हम नथिंगनेस के बारे में सोच रहे हैं, उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं, उसमें क्वालिटीज़ कौन सी है, जैसे कि लव, कंपैशन, लाइट, है ना, मैक्सिमम, तो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें है। तो उन्होंने दोनों एलिमेंट को माना था, सगुण को भी और निर्गुण को भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकेंड है नामदेव अपोज द प्रिंसिपल ऑफ वैष्णविज्म एंड बिल्ड हिज पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट वैष्णविस्ट लाइट्स। तो याद रखना, नामदेव बहुत ज़्यादा ही वैष्णविज्म से इन्फ्लुएंस थे और मेनली इंडिया में उनके मतलब जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक है, उसके लिए इनको जाना जाता है। और मेनली इन्होंने जो लिटरेचर भी लिखा, लिटरेरी वर्क जो थे इनके, वो भी मेनली वैष्णविस्ट फिलोसफी से ही मतलब क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि वो उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे, अपोज किया था उन्होंने, नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बता रहा है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है, इन रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम वाटर इज़ रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसी को रीयूज़ किया जाता है मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के बाद, बिल्कुल सही है। सेकेंड बोल रहे हैं, इट इज़ इंटेंसिव हाई डेंसिटी फिश कल्चर। देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इंटेंसिव हाई डेंसिटी फिश कल्चर है। मतलब रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में क्या, रिसर्कुलेटरी मतलब जो रिसर्कुलेशन वाला वाटर है उसको हम फिल्टर करेंगे और उस पानी में हम क्या करेंगे, एक्वाकल्चर, जो वेरियस टाइप ऑफ फिशेज़ हैं उनको उगाएंगे, समझ रहे हो, उनकी कल्चर करेंगे। तो इट इज़ इंटेंसिव हाई डेंसिटी फिश कल्चर, बिल्कुल ही हाई इंटेंसिटी हाई डेंसिटी फिश कल्चर है। फिर बोल रहे हैं द मेथड कैन बी यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फिशेज़। नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक स्पीसीज़ के लिए नहीं होता, ये बहुत सारी स्पीसीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग हुई है, वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज़ के लिए। थर्ड है, दिस मेथड मेनली इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ फिश आउटडोर इन ओपन पॉन्ड्स। बोल रहे हैं कि इसमें मेनली आउटडोर में फिशेज़ को ग्रो किया जाता है। याद रखना, इसमें ना पानी रिसाइकिल्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप आउटडोर या इंडोर कहीं पे भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्वाकल्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि मेनली आउटडोर ही होता है, इंडोर भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो केवल और केवल जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है, जैसे ही वेस्ट वाटर आया, वेस्ट वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ये पंप टैंक है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन किया जाता है, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन किया जाता है। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में। ठीक है, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, मतलब जब सबसे पहले ऑक्सीजन इसमें डाल दी यहाँ से, ठीक है, हमने ऑक्सीजन इसमें डाल दी, ऑक्सीजन डालने के बाद उसका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन उसका किया जाता है, उसके बाद उसमें से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद उस वाटर को क्या किया जाएगा, फिश टैंक में डाल दिया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा फीड डाला जाएगा। फिर उस पानी को निकाल के उसका क्या किया जाएगा, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन किया जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन किया तो उसका फिर डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, जो बिल्कुल ख़राब हो गया उसको बाहर निकाल देंगे और फिर से हम उस पंप टैंक में उसको डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम और क्या डालेंगे, वाटर एनर्जी। ठीक है, तो ये है मेनली रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैप्चर्स ओवरलैपिंग deprivations in health, education, living standards and other aspects like child mortality and housing condition। बोल रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग को कैप्चर करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ओवरलैपिंग को कैप्चर करता है, जो भी हेल्थ, एजुकेशन इन सब में होते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें करता है। सेकेंड, इट इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सभी को पता होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी रॉन्ग है। थर्ड है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा इज कंसिडर्ड टू अराइव एट द फिगर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बोल रहे हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वो प्राइमरी डेटा सोर्स है, जो मतलब इसके बारे में बताता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इंडिया के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारी क्या है, इसमें रॉन्ग है। ठीक है,
ये देखो भाई कि जो ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसको कौन रिलीज़ करता है, यूएनडीपी और जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सी, एक तो यूएनडीपी और एक ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये देखो मेरे को एक और चीज़ इसके बारे में बतानी थी। क्या बतानी थी कि भाई मेनली पॉवर्टी के लिए बहुत सारी कमेटीज़ बैठी हैं। ठीक है, याद रखना वो कब कब बैठी हैं, इसमें आपको दिख रही होगी स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, सबसे पहले थी वी.एम. दांडेकर एंड आर. नाथ पॉवर्टी कमेटी। ठीक है, जो 1971 से पहले बिठाई गई थी। फिर थी अलग कमेटी 1979 में जो बिठाई गई थी। ठीक है, उसके बाद आई लकड़ा वाला कमेटी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई, रंगा राजन कमेटी ऑन पॉवर्टी। उसके बाद कौन सी आई, तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, ये कब की गई, 2009 में। तो ये सारी कमेटीज़ के नाम रहे, याद रखना कि ये जो कमेटीज़ हैं ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आप देख लेना। मेनली पहले यही याद करना जरूरी है कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, और मेनली ये देखो वो तो हो गया हमारा। मेनली जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात चलती है वो नेशनल वाला कौन निकालता है, नीति आयोग के अंडर वो निकलता है। ठीक है, किसके अंडर निकलता है, नीति आयोग के अंडर निकलता है। तो ये ध्यान रखना नेशनल वाला जो है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर बी। आ जाते हैं थर्ड पे। बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज क्यों एज ए पॉसिबल थेरेपी माने जाते हैं अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिडेंट स्ट्रेन ऑफ मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, याद रखना। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ऐसा याद रखना। ठीक है, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये एक टाइप के वायरस होते हैं, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे पहले ये यूबिक्विटस वायरस होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अभी मैंने बताई यही स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड है दे डू नॉट कंटेन एनी आरएनए डीएनए दस कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया। देखो याद रखना, ये जो हैं प्रोटीन कैप्सूल के बने होते हैं। एक आरएनए और डीएनए का जीनोम मतलब ये हुआ, उसके बाहर एक क्या होते हैं, प्रोटीन का एक कैप्सूल होता है, उससे ये बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आरएनए और डीएनए नहीं होता, उसमें होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया ईटर। ठीक है, क्योंकि ये मेनली बैक्टीरिया को खाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के बारे में बताना है कि राज्यसभा एमपीज कैन गिव अ रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल लिस्टेड बिजनेस एंड डिस्कस एन इशू ऑफ इम्पोर्टेंस द कंट्री इज़ फेसिंग। बोल रहे हैं कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो राज्यसभा एमपी हैं वो एक रिटर्न नोटिस दे सकते हैं जितने भी लिस्टेड बिजनेस हैं उनको सस्पेंड करने के लिए और डिस्कस करने के लिए, कोई भी जो इशू कंट्री फेस कर रही है उसको डिस्कस करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो रिटर्न नोटिस दे सकते हैं। सेकंड बोल रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस इन राज्यसभा इज ब्रीफ डिस्कशन नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर। बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन राज्यसभा में ऐसे होते हैं जिनका ब्रीफ डिस्कशन होता है जो मतलब 2.5 घंटे से ज़्यादा, लेकिन उसको एक्सीड नहीं कर सकते। एंड वेयर देयर शैल बी फॉर्मल मोशन और वोटिंग नहीं। याद रखना ये तो बिल्कुल सही है कि 2.5 आवर से एक्सीड नहीं करना है हमें डिस्कशन को, लेकिन ये चीज़ गलत है कि वहाँ पे किसी फॉर्मल मोशन या वोटिंग की रिक्वायर्ड है, किसी वोटिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन बी टेकन अप इमीडिएटली और लेटर डेट एंड टाइम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को उसी टाइम भी लिया जा सकता है, बाद की डेट या टाइम भी रखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल और केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। तो और ये रूल कौन से में है, 176, रूल 176 में है ये चीज़ बताई गई है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में कि जो आरबीआई है वो रिटेल इन्फ्लेशन को ही क्यों चूज़ करता है इन्फ्लेशन मापने के लिए। ठीक है,
सबसे पहले होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस मूवमेंट सारी होलसेल मार्केट का रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए हम रिटेल इन्फ्लेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें सारे कंज्यूमर्स जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ आ जाती हैं। ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है। सेकेंड है होलसेल इन्फ्लेशन डज़ नॉट कैप्चर प्राइस मूवमेंट इन नॉन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग। बिल्कुल, ये भी होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो नॉन कमोडिटी प्राइसेस सेक्टर्स में जैसे कि सर्विसेज है वहाँ का इन्फ्लेशन या प्राइस मूवमेंट को चेक नहीं करता है, कैप्चर नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जो मेनली कितना पार्ट बनाता है, 2/3 ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाता है। थर्ड है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है रिफ्लेक्ट करता है लार्ज एक्सटर्नल शॉक्स एंड सच एंड द होलसेल इन्फ्लेशन रेट इज़ ओफन सब्जेक्ट टू लार्ज रिविजन्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसके लार्ज रिवीजन होते हैं, लार्ज एक्सटर्नल शॉक्स का इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए भी इसको मेनली हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तीनों ही हमारी सही हैं कि भाई मतलब हम रिटेल इन्फ्लेशन का यूज़ क्यों करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में होलसेल का यूज़ क्यों नहीं करते, तो उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हमें बताए गए, तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो तीनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, तो इसी नोट पे जो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। सो गाइज़, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से रखो। ठीक है, इस बार हमें कंप्लीट करना ही है सब कुछ। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।